हेलो स्टूडेंट, तो ये सॉइल मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन का सेकेंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप जाके उसको देखिए। ठीक है, इसमें हम लोग परमेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए परमेबिलिटी को हम लोग परमीय मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, और परमेबिलिटी होता क्या है एक्चुअली, ये सॉइल का एक प्रॉपर्टी है जिससे कि ये पता चलता है कि कोई उसके वाइड स्पेसेस से कितना वाटर पास कर रहा है, उसी को हम परमेबिलिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो परमेबिलिटी में आप पढ़िएगा सीपेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, जो आपका सॉइल है, इस सॉइल में से जो वॉइड से क्या हो रहा है, पानी का सीपेज हो रहा है। तो सीपेज वेलोसिटी निकालिएगा, वी एस इक्वल्स टू, तो v बाई एन होता है। यहाँ पे जो v है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी होगा, उसी को हम एपारेंट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी क्या है, ये एक तरह का ट्रू वेलोसिटी है। सीपेज वेलोसिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रू वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जिससे कि लिक्विड जो है इसके पोरस मीडियम के, सॉइल के पोरस मीडियम से पास कर रहा है। ठीक है, और ये कैसे होता है, हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है, ये आपका ट्रू वेलोसिटी नहीं है। इसमें हम लोग फ्लो ऑफ वाटर को कंसिडर करते हैं थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन एरिया। थ्रू द होल क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं, जबकि जो पानी पास हो रहा है सॉइल सिस्टम में से, वो सिर्फ और सिर्फ वाइड स्पेसेस से ही, जो वाइड प्रेजेंट है उसी से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग और सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी को। और क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल गया कि सीपेज जो वेलोसिटी होगा वो v बाई एन होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी या फिर डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी होगा। ठीक है, अब देखिए n का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होगा, एक से कम होता है। n का जो वैल्यू होता है n का से कम होता है, इसलिए जो vs होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा v से। n का वैल्यू वॉइड होता है आपका, ये पोरोसिटी होता है ये। तो पोरोसिटी क्या होता है, vb बाई v होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये हमेशा एक से कम आएगा फ्रैक्शन में, मतलब 100% से कम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे vs का वैल्यू भी v से ज़्यादा होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो क्या है, ए वी इक्वल्स टू एन इंटू ए, मतलब कितना एरिया में फ्लो हो रहा है। जो अगर ये आपका सॉइल है तो इस सॉइल में जो भी वॉइड्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ वॉइड्स इनटू टोटल एरिया अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉर्सिस लॉ के अनुसार आपको पता है कि v क्या होता है, के आई होता है। ठीक है, जो डॉर्सिस लॉ क्या होता है बोलता है, ये आपका डॉर्सिस लॉ के अनुसार, डॉर्सिस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो के आता है, और इसी के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और आई होता है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसका वैल्यू h बाई एल होता है। h जो होगा आपका हेड लॉस होगा दो पॉइंट के बीच में, और l क्या होगा, सीपेज लेंथ होगा। k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। अगर v इक्वल्स टू क्या, डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, k इंटू आई लिखेंगे। तो k इंटू आई, तो q इक्वल्स टू a इंटू के इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो a है, a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू फ्लो q, करस्पॉन्डिंग टू फ्लो Q। और Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, I क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। ठीक है, I क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। डेल्टा H क्या होगा,
लॉस ऑफ हेड इन द लेंथ एल। ठीक है, के क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वी क्या होगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी, और सुपरफिशियल वेलोसिटी होगा। के का जो वैल्यू है वो अगर 10⁻⁻1 cm पर सेकेंड से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल सॉइल बोलेंगे। के का जो वैल्यू है वो अगर 10⁻⁻1 cm पर सेकेंड से ज़्यादा होता है उसको हम परमिएबल सॉइल बोलेंगे, और इसके अंतर्गत ग्रेवल आ जाएगा और कोर्स सॉइल आ जाएगा। के का वैल्यू अगर 10⁻⁻7 cm पर सेकेंड से कम होता है तो उसको हम इम्परमिएबल सॉइल बोलेंगे, और उसमें आ जाएगा आपका स्टीफ क्ले आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब ये देखिए यहाँ पे V इक्वल्स टू के आई आपको डॉर्सिस लॉ के अनुसार पता चल गया। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन यूज करेंगे तो डिस्चार्ज जो आपका सीपेज वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा आपका Kp इंटू आई हो जाएगा। ये क्या था, डिस्चार्ज वेलोसिटी था। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी था। यहाँ पे जैसे ही आप सीपेज वेलोसिटी यूज करते हैं तो के के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन हो जाएगा और Kp इक्वल्स टू के बाई एन हो जाएगा। ठीक है, Kp इक्वल्स टू के बाई एन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Kp क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल का अगर हम बात करें और परमिबिलिटी का, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का, तो अगर ग्रेवल सॉइल है, ग्रेवल है, तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी होता है वो 10⁻0 होता है। सैंड अगर होगा तो 10⁻⁻2 होता है। सिल्ट अगर होगा तो 10⁻⁻4 होता है। क्ले अगर होगा तो 10⁻⁻6 होता है। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है। के जो है ये आपका cm पर सेकेंड हो जाएगा। के जो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? साइज अगर घटेगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। साइज अगर घटेगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। के इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अगर निकालिएगा तो ये फॉर्मूला होता है CD10 का स्क्वायर EQ डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू। ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूला को आप लगाइएगा। ठीक है, के इक्वल्स टू, ठीक है, C इंटू D10 का स्क्वायर। वैसे है CD10 का C जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका साइज है, इफेक्टिव साइज। ई वॉइड रेशियो हो जाएगा, और गामा डब्ल्यू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट, और म्यू क्या हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं कोज़निक कैरमैन इक्वेशन। देखिए जब आप निकालिएगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तो इसमें आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन तरह से क्या निकालिएगा, सबसे पहले तो के का वैल्यू आप लिखिएगा 1/c इंटू गामा डब्ल्यू बाई म्यू इंटू EQ बाई 1 प्लस ई इंटू 1 बाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया का स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका कोज़निक कैरमैन इक्वेशन। ठीक है, ln ये आपका ये आप k इक्वल्स टू CD10 का स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, ln हेजेंस फॉर्मूला। ठीक है, और एक है आपका log टू द बेस 10 KS स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू एन। यहाँ पे n जो है वो क्या है, पोरोसिटी है। n क्या है, पोरोसिटी है। A और B क्या है, कांस्टेंट है। A और B क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन सा फॉर्मूला है, लॉरेंट्ज फॉर्मूला है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला के बारे में आप याद रखिएगा, इससे आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इजीली निकाल पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं के जो है, अभी हम फार्मूला में बताएं कि के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। ठीक है, मतलब के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा किसी केस में, राउंडेड पार्टिकल्स के केस में
के का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d10 का स्क्वायर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EQ/1 प्लस E, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/μ का, और म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो ये यहाँ से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सबसे एक फार्मूला है आपका के प्रोपोर्शनल टू गामा W/μ, तो K2/K1 इक्वल्स टू गामा W2 डिवाइडेड बाई गामा W1 इंटू μ1/μ2, ये होता है आपका K इक्वल्स टू C इंटू D10 का स्क्वायर EQ/1 प्लस E इंटू गामा W/μ होता है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है ये आपका सॉइल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है। ये आपका सॉइल प्रॉपर्टी है, ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी है। के नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका C D10 का स्क्वायर इंटू EQ/1 प्लस E होता है, K इक्वल्स टू के नॉट इंटू गामा W/μ होगा, ठीक है। K इक्वल्स टू के नॉट इंटू गामा W/μ होगा। क्लियर है? अब देखिए के नॉट को यहाँ पे जो हम इस पूरे टर्म को के नॉट लिख दिए C D10 का स्क्वायर EQ/1 प्लस E, ये आपका इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल है, और इसी को हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। के नॉट को हम इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं और इसी को एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल बोला जाता है, ठीक है। के नॉट का यूनिट जो होता है वो होता है आपका cm स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको डार्सिस में भी लेते हैं। एक डार्सिस इक्वल्स टू 9.87 इंटू 10⁻⁻13 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब K इक्वल्स टू Q इंटू एल डिवाइडेड बाई H इंटू A होता है, ठीक है। इस ये कौन से देखिए जब हम लोग परमिबिलिटी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, तो जो लैब मेथड है वो दो तरह का लैब मेथड होता है। एक होता है आपका कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, और इस एक क्या होता है फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। और देखिए दो टाइप का मेथड होता है, एक होता है आपका कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, C फॉर कांस्टेंट, C फॉर कोर्स ग्रेन्ड। फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट जो होता है F फॉर फॉलिंग और F फॉर फाइन ग्रेन्ड के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत सारा स्टार लगा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट हेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए और फॉलिंग हेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज होता है ज़्यादा होता है कांस्टेंट हेड में, इसमें डिस्चार्ज होता है वो कम होता है। K इक्वल्स टू Q इंटू एल डिवाइडेड बाई H इंटू A, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा A इंटू एल डिवाइडेड बाई AT लॉग टू द बेस्ट E बेस होता है H1/H2, ठीक है। और यहाँ पे जो A होगा, कैपिटल A जो होगा वो एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल हो जाएगा, स्मॉल जो A होगा वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंड पाइप हो जाएगा, L जो होगा वो लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमेन हो जाएगा, T जो है वो टाइम हो जाएगा, और H1 और H2 जो है वो हेड का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट से आप कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी कैसे निकालिएगा ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए T क्या है, टाइम इंटरवल इन विच हेड लॉसेस ड्रॉप्स फ्रॉम H1 टू H2। देखिए अब परमिबिलिटी ऑफ सॉइल निकालना है स्ट्रेटिफाइड सॉइल का, परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होता है, जो लेयर में सॉइल होता है। स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होता है, जो लेयर होगा ऐसे 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 करके लेयर में जो होगा तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड सॉइल बोलेंगे। तो फ्लो अगर पैरेलल हो रहा है बेडिंग प्लेन के, ठीक है, ये अगर पैरेलली फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट जो हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी होगा वो क्या होगा K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस K3 इंटू Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन हो जाएगा। फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन का अगर हम बात करें तो KV इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1। अगर फ्लो जो है वो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन इस तरह से हो रहा है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3 हो जाएगा आपका।
फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन हो जाएगा। के एच का वैल्यू हमेशा आप याद रखिएगा कि जो आपका फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन ज़्यादा होता है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन के जो होगा वो रूट अंडर के एक्स इंटू के वाई होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर पे। इस चैप्टर में आप इतना समझ गए, इसमें कुछ और है, उस पॉइंट को हम लिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर जो ग्रेवली सॉइल है इसमें तो हम आपको बता दिए कि अगर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो अगर ग्रेवल में 10⁻0 होता है, मतलब 1 होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सैंड में आपका 10⁻⁻2 होता है। ठीक है, सिल्ट में 10⁻⁻4 और क्ले में 10⁻⁻6 होता है। ड्रेनेज कंडीशन का बात करें तो ग्रेवल केस में वेरी परवियस होता है ड्रेनेज प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, परवियस होता है। इसमें क्या होता है, सिल्टी में इम्परवियस होता है, क्ले में भी इम्परवियस होता है। ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, वेरी परवियस, परवियस। ठीक है, और आपका सिल्ट में इम्परवियस, इसमें भी इम्परवियस होता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, नया जो चैप्टर है इसी में। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले हम टोटल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो जो टोटल स्ट्रेस होता है वो आपका सिग्मा, इससे डिनोट करते हैं, वो होता है वेट बाई एरिया गामा इंटू एच से हम उसको दिखा दिए। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेस होता है ये एक तरह का फिजिकल पैरामीटर है। ठीक है, इसको हम एक सुटेबल अरेंजमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं टोटल स्ट्रेस को। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो वेट बाई एरिया हो जाएगा, इसको हम गामा इंटू एच लिख सकते हैं। ठीक है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया। गामा इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो उसका यूनिट वेट ऑफ दैट सॉइल इंटू हाइट उतना तक, ये आपका टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर अगर आपको निकालना है, पोर वाटर प्रेशर मतलब पानी के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम न्यूट्रल स्ट्रेस ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर पार्टिकल्स होता है उसके चारों तरफ लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको न्यूट्रल स्ट्रेस ही बोलते हैं। या आप पीजोमीटर से मेजर कर सकते हैं, स्टैंड पाइप से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला, ये वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। और वाटर प्रेशर क्या है, वाटर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। U इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच पी हो जाएगा। एच पी क्या है, आपका प्रेशर हेड हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप निकालते हैं, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, ये आपका इंटरग्रेनुलर प्रेशर है। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेनुलर प्रेशर, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। ठीक है, ये एक तरह का फिजिकल पैरामीटर, हम इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सॉइल मैकेनिक्स से, इसी से स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन होता है। ये आपका इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैल्यू सिग्मा डैश इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू हो जाएगा। मतलब टोटल स्ट्रेस का कितना वैल्यू है, -4, प्रेशर का कितना वैल्यू माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल पर फ्री सरफेस ऑफ वाटर वेयर प्रेशर हेड इज 0, उसको हम लोग वाटर टेबल बोले। फ्री सरफेस ऑफ वाटर वेयर प्रेशर हेड इज 0, उसको हम वाटर टेबल बोले। व्हेन सॉइल इज पार्शली सैचुरेटेड, नो प्रेशर, पोर प्रेशर। ठीक है, अगर सॉइल जो है पार्शली सैचुरेटेड है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से कम है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे, इसमें पोर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोर प्रेशर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर फुल्ली सैचुरेटेड होगा या फिर सबमर्ज्ड कंडीशन में होगा तो होगा। ठीक है, एच सी आपका कैपिलरी हाइट है और एच सी इक्वल्स टू 4 सिग्मा एस कॉस अल्फा इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, अब देखिए सॉइल के केसेस में एच सी इक्वल्स टू 0.3/d हम लोग ले लेते हैं। सॉइल के केसेस में यहाँ पे d जो है वो डायमीटर ऑफ वॉइड है, जो कि सेंटीमीटर में होगा।
ये आपका वॉइड का साइज है, ठीक है। डी क्या है, वॉइड का साइज है। एच सी इक्वल्स टू कैपिलरी हाइट इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, ठीक है। एच सी जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा, और डी जो होगा स्मॉल डी, ये क्या होगा, ई इंटू डी टेन का क्यूब का पावर 1/3 होगा, ठीक है। ई क्या होगा, डी क्या होगा, ई इंटू डी टेन का क्यूब का पावर 1/3 होगा। अब देखिए एच सी जो कैपिलरी हाइट होगा उसमें हाईएस्ट जो है वो क्ले का होगा, क्योंकि साइज जो है क्ले का कम है। जिसका साइज कम होगा उसका कैपिलरी हाइट जो है वो ज़्यादा होगा। इसके बाद सिल्ट होगा, इसके बाद फाइन सैंड होगा, इसके बाद कोर्स सैंड होगा, इसके बाद ग्रेवल होगा। सबसे नेग्लेजिबल किसका होगा, ग्रेवल का होगा। ये आपका कैपिलरी हाइट हो गया। ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल इंक्रीजेस, कैपिलरिटी के वजह से जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सॉइल का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए ये आपका एक्विक्लूड हो गया, एक्विफ्यूज हो गया, कन्फाइंड एक्विफायर हो गया। तीनों क्या क्या टर्म होता है। एक्विक्लूड में क्ले आ जाता है, ठीक है। मतलब इसके एक्वी देखिए तीन टाइप चार टाइप का पढ़ेंगे, एक्विफायर पढ़े होंगे, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड और एक्विफ्यूज। इसका हम अलग से वीडियो बनाया है, इसमें चारों टर्म के बारे में आपको अच्छे तरीक़ा से पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक्विफायर जो है ना, ज़मीन के अंदर एक लेयर है जिसमें कि कैपेसिटी होता है कि पानी इसमें जा भी सकता है और निकल भी सकता है। मतलब ये परमेबल भी होता है और इससे हम लोग पानी निकाल भी सकते हैं। पोरस एंड परमेबल दोनों होता है आपका एक्विफायर। एक्विटार्ड क्या होता है, लेस पोरस, ठीक है, पोरस होगा बस लेस परमेबल होगा। एक्विफ्लूड क्या होगा, पोरस होगा बट नॉट परमेबल होगा, निकाल नहीं सकते हैं, सिर्फ ले सकता है। एक्विफ्यूज क्या होगा, ना पोरस होगा ना परमेबल होगा। पत्थर जो है, रॉक जो है वो एक्विफ्यूज के अंदर में आ जाता है, ठीक है। और एक्विफायर के अंदर में सैंड आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा। एक्विटार्ड में आपका स्टिफ, सॉरी इसमें स्टिफ क्ले वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका सिल्ट आ जाएगा, इसमें आपका सिल्ट आ जाएगा और इसमें क्ले आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बनाया है उसमें देख सकते हैं जाके, ठीक है। क्लियर है। देखिए एक्विक्लूड में हम क्ले लिख दिए, एक्विफ्यूज में रॉक लिख दिए, कन्फाइंड एक्विफायर हैव आर्टेशियन प्रेशर, एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कैपिलरिटी इज नेग्लेजिबल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जिसका कि साइज जो है वो बड़ा होगा, उसमें कैपिलरिटी जो होगा, कैपिलरी एक्शन जो होगा वो नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए कि एच सी इक्वल्स 0.3 डिवाइडेड बाई डी। साइज जिसका ज़्यादा बड़ा होगा उसका कैपिलरी हाइट क्या होगा, कम होगा। उसी कंसेप्ट बताएं। सक्शन कैपेसिटी का फार्मूला लॉग टू द बेस 10 एच सी होता है। एच सी क्या होगा, कैपिलरी कितना, मतलब पानी जो है इस मिट्टी से निकल रहा है, ये आपका सक्शन कैपेसिटी होगा, वो log टू द बेस 10 और एच सी होता है। एच सी कैपिलरी राइज हो जाएगा। अगर सेक्शन कैपेसिटी 0 होता है, एच सी का वैल्यू क्या होगा, कैपिलरी हाइट का 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कैपिलरी हाइट का वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगा, सक्शन कैपेसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किया कि यूजिंग एलन हेजन इक्वेशन जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा k इक्वल्स टू 100 इंटू डी टेन का स्क्वायर, k जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा और डी टेन क्या होगा, वो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए आगे सीपेज के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। सीपेज प्रेशर देखिए, अपवार्ड सीपेज के केस में पानी जो है जब ऊपर की तरफ सीपेज करेगा, वैसा कंडीशन होता है जब पानी जो है वो जो सीपेज हो रहा है वो ऊपर की तरफ होगा। उस केसेस में जो सिग्मा डैश होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, इंटरग्रेनुलर जो प्रेशर होगा वो गामा डैश जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है। ये ड्यू टू सीपेज की वजह से होता है। गामा डब्ल्यू एच जो होगा ये सीपेज की वजह से होगा, ठीक है। ये नीचे लगता है समझिए, ये ऊपर लगेगा तो ये माइनस हो गया। इस केसेस में अपवार्ड सीपेज के केस में जो पोर प्रेशर होगा वो क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू जेड
प्लस एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू होगा। ये आपका हेड लॉस है। डाउनवर्ड सीपेज के केस में सिग्मा डैश इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, गामा डैश जेड प्लस गामा डब्ल्यू एच हो जाएगा। यहाँ पे जो पोर प्रेशर होगा, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड माइनस एच इंटू गामा डब्ल्यू होता है। ठीक है, पोर प्रेशर। सीपेज अगर नहीं होगा तो गामा डैश इंटू सिग्मा डैश इक्वल्स टू इफेक्टिव जो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा माइनस यू होता है। अगर सीपेज नहीं होगा तो डायरेक्टली गामा डैश इंटू जेड हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिग्मा डैश जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो इंटरग्रेनुलर प्रेशर है, ये क्या होता है, ये आपका सॉइल के वजह से हो रहा है, मिट्टी की वजह से, ये आपका सीपेज की वजह से हो रहा है। तो मिट्टी वाला जो गामा डैश जेड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, गामा डैश जेड लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो प्लस माइनस है वेरी कर रहा है। ठीक है, ये आपका सीपेज हेड की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर अपवार्ड सीपेज है तो माइनस होगा, अगर डाउनवर्ड सीपेज है तो प्लस होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगता है। अपवार्ड सीपेज होगा तो आप ये जो आपका सीपेज वाला प्रेशर है ये ऊपर की तरफ लगेगा तो दोनों प्लस माइनस होगा। लेकिन ये डाउनवर्ड है, चूंकि ये डाउनवर्ड का केस है, डाउनवर्ड सीपेज का, तो ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिग्मा डैश, ये सिग्मा डैश का वैल्यू याद रखना है। सीपेज प्रेशर पी एस इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा। सीपेज फोर्स इक्वल्स टू एफ एस इक्वल्स टू पी एस इंटू ए, मतलब गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू जेड इंटू ए हो जाएगा। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालिएगा तो गामा डब्ल्यू इंटू आई हो जाएगा, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई सी इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल्स टू आई सी इक्वल्स टू गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू होता है, इसका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई होता है। ये आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसको कि हम IC से डिनोट करते हैं। IC इक्वल्स टू जी माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए अपवार्ड सीपेज के केस में, अपवार्ड सीपेज के केसेस में जब सिग्मा डैश का वैल्यू, जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो अगर जीरो हो जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस अपवार्ड सीपेज में क्या होगा, अभी हम जस्ट बताएं कि अपवार्ड के केसेस में ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे हमेशा डाउनवर्ड लगता है, सॉइल का जो प्रेशर है। ठीक है, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, ये आपका अपवार्ड सीपेज हेड हो गया का प्रेशर हो गया। ठीक है, दोनों अगर जीरो हो जाएगा तो आई सी इक्वल्स टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू आता है जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन हो जाता है तो इसी को हम क्विक सैंड कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इक्वल्स टू एन बाई वन माइनस एन हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो I इक्वल्स टू एच बाई जेड होगा। ठीक है, ये हेड लॉस के ऊपर में डिपेंड करेगा और सीपेज लेंथ के ऊपर में डिपेंड करेगा। कोई भी सॉइल के लिए जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वन के इक्वल होगा। और क्विक सैंड कंडीशन में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा वो जीरो होगा। क्विक सैंड कंडीशन के केसेस में जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो जीरो होता है। यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू होगा क्विक सैंड कंडीशन में ये जीरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन क्या है, इन अपवार्ड सीपेज फ्लो, हमेशा क्या होगा, ये अपवार्ड सीपेज फ्लो के केस में होगा, अपवार्ड सीपेज फ्लो का केस में होगा, क्योंकि अपवार्ड सीपेज फ्लो में ही जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो जीरो हो पाता है। क्योंकि सिग्मा डैश जो है वो क्या होगा, गामा डैश इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये दोनों वैल्यू जब इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपवार्ड सीपेज फोर्स बिकम्स जीरो और वो किसके बराबर हो जाएगा, बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्विक सैंड कंडीशन को हम लोग बॉइलिंग ऑफ सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक तरह से बॉइलिंग टाइप का दिखने लगेगा वहाँ पे उस सरफेस पे। यहाँ पे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जीरो होता है और यहाँ पे अगर I का वैल्यू जो है, एक्चुअल जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो IC से कम होता है तो कोई भी क्विक सैंड कंडीशन नहीं होगा। अगर I का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू IC होगा तो क्विक सैंड कंडीशन हो सकता है। तो हमको क्या करना है, टू अवॉइड क्विक सैंड कंडीशन I मस्ट बी लेस देन IC, मतलब जो एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए, वो आपका क्विक सैंड कंडीशन को बचाएगा। ठीक है, नहीं होने देगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विक सैंड कंडीशन
आई एफ इक्वल्स टू आई सी बाई आई होगा, ठीक है। मिनिमम हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू क्रिएट क्विक सैंड कंडीशन क्या हो जाएगा, आई सी इंटू जेड हो जाएगा। इतना हेड रिक्वायर्ड होता है क्विक सैंड कंडीशन को होने के लिए। और फिल्टर डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, फॉर प्रिवेंट पाइपिंग के लिए। पाइपिंग क्या होता है, सपोज दैट ये आपका डैम है, ठीक है, डैम के नीचे पानी का फ्लो हो रहा है, तो ये आपका अप स्ट्रीम कंडीशन है, ये आपका डाउन स्ट्रीम कंडीशन है, ये अप स्ट्रीम कंडीशन है। पानी क्या होगा, नीचे की तरफ ये इरोज कर करके ये पाइप के आकार का जो मिट्टी है वो बहा के ले जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम पाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सीपेज की वजह से ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर डिजाइन क्राइटेरिया रखते हैं। उसमें करते क्या है, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है उसमें फिल मटेरियल देंगे, नीचे वाले में साइज अलग देंगे, कम साइज का देंगे, तो वो आपका इस कंडीशन के हिसाब से देते हैं। D15 ऑफ फिल्टर डिवाइडेड बाई D15 ऑफ बेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 टू अलाउ एस्केप ऑफ वाटर, पानी वहाँ से बाहर निकल जाए उसके लिए करते हैं। और D15 ऑफ फिल्टर इक्वल्स टू D85 ऑफ बेस लेस देन इक्वल्स टू 5 टू प्रिवेंट और एस्केप ऑफ सॉइल पार्टिकल, उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टोटल हाइट है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है, तो उसका हम क्या डेप्थ मान लिए, वाई मान लिए, ठीक है। ये आपका सैंड का लेयर है, ये इधर नीचे में जो है वो रॉक है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल हो गया आपका, टोटल हाइट हो गया। यहाँ पे आर्टिजियन प्रेशर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिजियन प्रेशर क्या होता है ये समझिए पहले। सपोज दैट ये आपका एक मिट्टी के अंदर में लेयर बना हुआ है, ठीक है। इधर आपका इम्परवियस स्ट्रेटा है, यहाँ पे भी इम्परवियस स्ट्रेटा है, ऊपर में क्या है, परवियस है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है। यहाँ से अगर आप पंपिंग करते हैं, पानी निकालते हैं, तो दो इम्परवियस के बीच में जब हम लोग पानी मतलब पानी जब हम एक्सकवेशन करते हैं, कुआं खोदते हैं या फिर पंप वगैरह गाड़ते हैं, तो यहाँ से जब हम पानी निकालेंगे, ये दोनों इम्परवियस लेयर के बीच से अगर पानी निकाल लेते हैं तो उसको हम आर्टिजियन वेल बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर लगता है इसी को हम आर्टिजियन प्रेशर बोल दिए, ठीक है। तो आर्टिजियन प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो आपका लग रहा है जो इफेक्टिव स्ट्रेस, वो गामा इंटू एच माइनस वाई होगा, क्योंकि ये वाई यहाँ से हट गया। तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, जो सिग्मा डैश का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मतलब हम यहाँ पे क्या बोले, गामा इंटू एच माइनस वाई माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच ए इक्वल्स टू 0। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन गामा इंटू एच माइनस वाई इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू एच ए होगा, ठीक है। मतलब जो डाउनवर्ड प्रेशर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अपवर्ड प्रेशर के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीपेज एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जो सीपेज फ्लो हो रहा है, अगर उसका क्वांटिटी निकालना है सीपेज एनालिसिस में, तो टोटल सीपेज फ्लो रेट और सीपेज क्वांटिटी Q इक्वल्स टू K इंटू एच NF बाई ND होगा, ठीक है। तो सॉइल के अंदर में अगर पानी फ्लो हो रहा है वॉइड्स के थ्रू, तो हमको निकालना ये है कि टोटल सीपेज फ्लो रेट कितना होगा, सीपेज क्वांटिटी कितना होगा। तो Q इक्वल्स टू K इंटू एच इंटू NF बाई ND होता है। यहाँ पे जो K है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। NF क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल होगा। ND क्या होगा, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। Q क्या होगा, सीपेज लॉस रेट और पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। Q जो है वो सीपेज लॉस रेट और पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर होगा। NF जो होगा वो नंबर ऑफ फ्लो चैनल होगा। ND नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। Q जो होगा वो सीपेज लॉस रेट और पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर होगा। NF बाई ND जो होगा वो क्या होगा, सेफ फैक्टर होगा ऑफ फ्लो नेट। और K जो होगा वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये आपका K का वैल्यू हो जाएगा। अगर फील्ड रेक्टेंगल है तो Q इक्वल्स टू K इंटू एच इंटू NF बाई ND
डेल्टा बी बाई डेल्टा एल होता है अगर फील्ड जो है रेक्टेंगुलर है। ये अगर आपका नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, ये आपका नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, तो ये दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये अगर रेक्टेंगल होता है, अगर फील्ड जो है वो अगर रेक्टेंगल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो होगा वो आपका K इंटू एच इंटू एन एफ बाई एन डी डेल्टा बी बाई एल हो जाएगा। अगर एनिस्ट्रोपिक सॉइल का बात किया जाए तो Kx जो होगा नॉट इक्वल्स टू Ky होगा, Kx जो है वो नॉट इक्वल्स टू Ky होगा। और एवरेज परमेबिलिटी का बात करें तो K जो होगा रूट अंडर Kx इंटू Ky होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीपेज प्रेशर होगा PS, जो सीपेज प्रेशर होगा PS एट एनी पॉइंट इन ए चैनल, तो PS इक्वल्स टू क्या होगा गामा W इंटू एच होगा, ठीक है। H इक्वल्स टू H माइनस HF होगा। H का वैल्यू क्या हो जाएगा टोटल सीपेज हेड, और HF का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका हेड लॉस अप टू दैट पॉइंट हो जाएगा। HF इक्वल्स टू N इंटू डेल्टा H हो जाएगा। जो HF होगा, ठीक है, ये क्या होगा N इंटू डेल्टा H होगा। N क्या है नंबर ऑफ ड्रॉप्स होगा, और डेल्टा H जो होगा वो होगा आपका H डिवाइडेड बाई ND होगा, और डेल्टा H जो होगा वो हेड ड्रॉप थ्रू फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर PU का वैल्यू क्या होगा गामा W इंटू HW जो होगा, ये आपका क्या होगा अपलिफ्ट प्रेशर का वैल्यू होगा। PU इक्वल्स टू गामा W इंटू HW जो होगा, ये क्या होगा अपलिफ्ट प्रेशर होगा। HW क्या होगा प्रेशर हेड होगा, HW क्या होगा टोटल बैलेंस हेड माइनस एलिवेशन हेड हो जाएगा, मतलब H माइनस माइनस ऑफ माइनस Z हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, कुछ करना नहीं है इसमें। सबसे पहले तो क्या था कि अगर आपको टोटल सीपेज निकालना है तो Q इक्वल्स टू K इंटू NH इंटू ANF बाई ND हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीपेज प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए चैनल निकालना है तो PS इक्वल्स टू गामा W इंटू H सीपेज प्रेशर हो जाएगा, और जो ये आपका हेड है वो H माइनस HF हो जाएगा, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर गामा W इंटू HW होगा। एग्जिट ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है तो I ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा L होगा। जो I एग्जिट ग्रेडियंट का वैल्यू होगा वो IC से बड़ा होगा, तब जाके क्या होगा पाइपिंग होगा उसमें, ठीक है। अगर पाइपिंग आपको बचाना है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एग्जिट ग्रेडियंट से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग अगर आपको निकालना होगा तो F इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू IC क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई I ऑफ एग्जिट हो जाएगा। अगर F का वैल्यू जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगर उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तो सेफ होगा, मेरा जो पाइपिंग नहीं होगा वहाँ पे। F जो है लेस देन 1 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रल होगा। सॉरी F अगर 1 होगा लेस देन 1 होगा, ठीक होगा, तो अनसेफ होगा, ठीक है। और F अगर इक्वल होगा तो क्रिटिकल होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, ठीक है। फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, ये आपका टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है किसी भी डैम सेक्शन के अंदर में, ठीक है। ये एक टाइप का स्ट्रीम लाइन भी है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर हेड होता है वो 0 होता है, और इसमें जो आपका शेप होगा पैराबोलिक शेप होगा। सीपेज लाइन और टॉप लाइन भी बोलते हैं फ्रीएटिक लाइन को, ठीक है, जो कि सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड दोनों को सेपरेट करता है। डिस्चार्ज जो होगा Q इक्वल्स टू K इंटू एस होगा। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कोजनिस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कोजनिस इक्वेशन बोलते हैं। Q क्या होगा डिस्चार्ज थ्रू बॉडी ऑफ द डैम और डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, ये आपका Q हो जाएगा। S क्या होगा फोकल डिस्टेंस होगा, S डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोलिक शेप और फ्रीएटिक लाइन, ये आपका S होगा, ठीक है। Q का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड मीटर हो जाएगा, और या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको tan θ 1 डिवाइडेड बाई tan θ 2 इक्वल्स टू K1 बाई K2 हो जाएगा, ठीक है।
Q1 और यहाँ पे जो θ1 θ2 है वो डिफ्लेक्शन एंगल है। एनिस्टॉपिक सॉइल में आपको पता है कि एनिस्टॉपिक सॉइल में जो इसका परमिबिलिटी, इस लेयर का परमिबिलिटी और इस लेयर का परमिबिलिटी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिस्टॉपिक सॉइल में के एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगा वाई डायरेक्शन के कंपेयर में। ओरिजेंटल डायमेंशन जो रिड्यूस करते हैं उसका फॉर्मूला आता है b इंटू रूट के वाई बाई के एक्स होता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए फ्रिएटिक लाइन, देखिए डैम सेक्शन के अंदर में एक लाइन है, सपोज दैट ये आपका डैम सेक्शन है। ठीक है, ये आपका अगर डैम सेक्शन है तो डैम सेक्शन के अंदर में एक लाइन है जो कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को सेपरेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर हेड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फ्रिएटिक लाइन पे आप देखिएगा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोसिनेस की थ्योरी। ये एक्सटर्नल लोड के द्वारा सॉइल पे स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो थ्योरी है वो कौन सा थ्योरी है, बोसिनेस की थ्योरी है। ठीक है, अब इस थ्योरी के अनुसार अगर आपको स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, इस थ्योरी में एजम्पशन भी आप याद रखिएगा। इस थ्योरी में, बोसिनेस थ्योरी में एजम्पशन क्या होता है, सॉइल आपका होमोजेनियस होना चाहिए। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ वेट जो सॉइल का है वो इग्नोर करना होगा आपको इसमें। तो इसमें अगर आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं सिग्मा जेड, तो फार्मूला होता है क्यू बाई जेड स्क्वायर, डायरेक्टली फार्मूला पूछता है क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 5/2। ये आपका फार्मूला होता है सिग्मा जेड का। यहाँ पे जो आर है वो हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज दैट ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे लोड क्यू लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जेड डायरेक्शन हो गया और आपको यहाँ पे निकालना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस आर होता है, ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा जेड अगर जेड डायरेक्शन में निकालना है तो क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का होल स्क्वायर का पावर 5/2, ये आपका सिग्मा जेड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस एट ए डेप्थ जेड हो जाएगा। तो सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू ये पूरा पोर्शन को हम के बी लिख दिए। ठीक है, 3/2 इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 5/2। यहाँ पे जो के बी है वो क्या है, बोसिनेस के इन्फ्लुएंस फैक्टर है। के बी क्या है, बोसिनेस के इन्फ्लुएंस फैक्टर है। अगर आर का वैल्यू 0 होता है तो के बी का वैल्यू क्या होगा, 3/2 होगा, 0.478 होगा। और सिग्मा जेड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। ठीक है, तो सिग्मा Z1 बाई सिग्मा Z2 अगर आप निकालते हैं तो Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 का स्क्वायर, ये आपका स्ट्रेस हो जाता है। ये आपका रेडियल शियर स्ट्रेस का बात करें टाउ भी जेड का, तो सिग्मा जेड इंटू आर बाई जेड होता है। टाउ भी जेड इक्वल्स टू सिग्मा जेड इंटू आर बाई जेड होता है। ठीक है, अब देखिए वर्टिकली बिलो द लोड एट एनी डेप्थ अगर आपको निकालना है तो आर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर नीचे डायरेक्टली हम यहाँ पे पूछ दिए जेड के पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पे ना पूछे, यहाँ पे पूछ दिए तो वहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई 0 हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट लोड हो गया, जेड वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आर जो हो गया आपका रेडियल डिस्टेंस हो गया, ये आपका हो गया। अब आप ये देखिए कि डेप्थ ऑफ प्रेशर बल्ब क्या होता है। जहाँ तक स्ट्रेस का इफेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है उसी को हम प्रेशर बल्ब बोलते हैं। सपोज दैट जो आप लोड लगाए तो उसका जो स्ट्रेस का इन्फ्लुएंस रहेगा वो इसी पॉइंट तक रहेगा, 1.5 बी से लेके 2 बी तक होता है। आफ्टर दिस डेप्थ
फुटिंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसके बाद जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट किए, तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सुपर स्ट्रक्चर का, वो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना जाके, पूरा अंदर मिट्टी तक तो नहीं जाएगा। तो वो वही होता है आपका प्रेशर बल्ब 1.5 से लेके 2 टाइम्स ऑफ विड्थ होता है। जो ये आपका फुटिंग का विड्थ है, इसके 1.5 से लेके 2 टाइम्स तक विड्थ हो जाएगा। आफ्टर दिस डेप्थ फुटिंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए लोड डिस्पर्सन एंगल जो होता है बीटा इक्वल्स टू 39 डिग्री 15 मिनट होता है लोड डिस्पर्सन एंगल, ठीक है। ये जो था अभी हम बताएं बोसिनेस्क जो थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड के लिए अप्लीकेबल है। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? पॉइंट लोड के लिए अप्लीकेबल है। अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं सर्कुलर लोड का, तो सर्कुलर लोड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे जो जेड है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है, सिग्मा जेड, इसको भी हम के भी लिख सकते हैं। आर जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। और क्यू को हम कैसे निकालेंगे? क्यू डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई π/4d स्क्वायर हो जाएगा, आर इक्वल्स टू d/2 हो जाएगा। इसको हम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका आप पॉइंट लोड के लिए देख लिए, और आप किसके लिए देख लिए? सर्कुलर लोड के लिए देख लिए। अगर आपको निकालना है फॉर एनी शेप ऑफ लोडिंग के लिए, अंडर एनी शेप ऑफ लोडिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला है? इसके लिए आता है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंडर एनी शेप ऑफ लोडिंग के लिए आप निकालिएगा, ठीक है। अंडर एनी शेप ऑफ लोडिंग के लिए, तो यहाँ पे जो सिग्मा जेड का वैल्यू होगा वो क्या होगा? सिग्मा जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका आई इंटू एन इंटू क्यूब, ये होगा आपका सिग्मा जेड जो होगा आई इंटू एन इंटू क्यू होगा। आई जो होगा वो क्या होगा? इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ऑफ चार्ट होगा आई, ठीक है। आई का वैल्यू जो है वो आपके नंबर ऑफ सेक्टर के ऊपर में डिपेंड करेगा। आई वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेक्टर, और एन जो वैल्यू है वो किसके क्या है? नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑक्युपाइड बाय द फुटिंग प्लेन। सपोज दैट किसी भी आपको फुटिंग का अगर आपको निकालना है कि कितना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आपका फुटिंग है, सपोज दैट अगर इसको निकालना है कितना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सुपर स्ट्रक्चर से, तो ये एक न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट होता है, इस तरह का बना रहता है। उसी पे आप क्या करिएगा? इस फुटिंग को प्लेस कर दीजिएगा, और प्लेस करके ये देखिएगा कि कितना सेक्टर जो है उसमें कट हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेक्टर देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ द चार्ट वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 1 बाई टोटल नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ द चार्ट हो जाएगा। और आपका टोटल नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ चार्ट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सर्किल इंटू टोटल नंबर ऑफ रेडियल लाइंस, ये हो जाएगा। क्यू जो है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्यू क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। इस तरह का आपका देखिए न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट जो है वो इस तरह का बना रहता है। ये आपका सर्किल होगा, इसके अंदर सर्किल होगा, इसके अंदर सर्किल होगा, ये स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ये सब सेंटर से ही पास कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको इस तरह का लोडिंग में आपको निकालना है कि कितना स्ट्रेस लग रहा है, तो इसको आप क्या करिएगा? सेंटर के लॉन्ग यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से देखिए कितना नंबर ऑफ सेक्टर जो है इसमें से हो निकल रहा है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सर्किल देखिएगा कि कितना सर्किल इसमें से पास किया, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेडियल लाइंस देखिएगा कितना पास किया, इसका ये लिखिएगा, और उससे आप आई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्यू का वैल्यू आपका निकल ही जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो यहाँ पे आपको सिग्मा जेड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वेस्टरगार्ड मेथड, ठीक है। अब ये जो वेस्टरगार्ड मेथड है ये भी आपका सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मेथड है। इसमें हम लोग स्ट्रेटिफाइड सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल के बारे में देखते हैं। ये जो है हार्म्ड क्ले का एग्जाम्पल है। सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई पाई इंटू 1 बाई
1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2, ये होता है आपका सिग्मा जेड। ठीक है, क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/पाई इंटू 1/1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या है, वर्टिकल लोड। ठीक है, केवल अगर वर्टिकल लोड बोलेगा तो आपको ये लगाना है। फार्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला ही दे देगा ऑप्शन में और बोलेगा वेस्टरगार्ड मेथड में कौन सा सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/पाई इंटू 1/2 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2। इससे पहले आप क्या पढ़े थे, आई इंटू एन इंटू क्यू, न्यूमास इन्फ्लुएंस चार्ट। इससे पहले आप बोसिनस की थ्योरी देखे थे, क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 5/2 देखे थे। इसी में आप वेस्टरगार्ड मेथड देख लिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/पाई इंटू 1/1 प्लस 2 इंटू आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया। आर बाई जेड का जो वैल्यू है अगर लेस देन 1.5 है तो बोसिनस इक्वेशन गिव्स हायर स्ट्रेस कंपेयर टू वेस्टरगार्ड इक्वेशन। आर बाई जेड का वैल्यू जो है वो 1.5 के इक्वल होगा, तो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम वैल्यू देगा। आर बाई जेड जो है वो अगर ग्रेटर देन 1.5 होता है तो वेस्टरगार्ड इक्वेशन गिव्स स्लाइटली हायर वैल्यू। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमार्क्स जो है वो कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर लोडेड एरिया के कॉर्नर पे आपका स्ट्रेस देता है। सपोज दैट ये एल है, ये आपका लेंथ है, ये विड्थ है, तो यहाँ पे आपको देगा। ठीक है, यहाँ पे m इक्वल्स टू एल बाई जेड होगा, n इक्वल्स टू बी बाई जेड होगा। सपोज दैट किसी में टेबल दिया रहता है m और n, और वहाँ से आपको i का वैल्यू निकालना रहता है। इन्फ्लुएंस जो कोफिशिएंट है, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ऑफ जो चार्ट है वो निकालना पड़ता है। तो आप m इक्वल्स टू एल बाई जेड और n इक्वल्स टू बी बाई जेड ये आप टेबल से निकालिएगा i और उसको q से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपका उसी में 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार निकालिएगा, यहाँ पे निकालिएगा, फिर यहाँ पे निकालिएगा, यहाँ पे निकालिएगा, सब आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड भी है सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, लोड डिस्पर्सन का। इसमें जो स्लोप है 2 वर्टिकल से लेके 1 हॉरिजॉन्टल तक होता है। इसमें जो आपका स्लोप है 63 डिग्री होता है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो सिग्मा जेड का डायरेक्टली फार्मूला होता है क्यू बाई बी प्लस जेड इंटू एल प्लस जेड। इससे भी आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड निकालना है तो अगर कोई सी भी फुटिंग पे निकालना है, फुटिंग अगर प्रोवाइड किए हैं स्ट्रक्चर में तो Q डिवाइडेड बाई ये फुटिंग का विड्थ हो जाएगा प्लस जेड और ये फुटिंग का लेंथ हो जाएगा प्लस जेड। उससे आप निकाल सकते हैं सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू बाई बी प्लस जेड का स्क्वायर करिएगा। ये स्टीप फुटिंग के लिए है, वॉल फुटिंग के लिए है। ठीक है, अगर आपका लाइन लोड के अकॉर्डिंग निकालना है सिग्मा जेड तो क्यू बाई जेड इंटू 2/पाई इंटू 1 प्लस एक्स बाई जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड जैसे कि रेल लोड होता है उसके आप उस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जेड डेप्थ हो गया, एट एक्स डिस्टेंस पे सिग्मा जेड हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। और जो स्ट्रिप लोड होता है जो फुटिंग के अलॉन्ग वॉल फुटिंग में आप देखिएगा उसमें अगर आपको निकालना है तो क्यू बाई जेड इंटू अल्फा प्लस साइन अल्फा, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो सिग्मा जेड होता है बोसिनस की थ्योरी से उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2 ये होता है। इसको अगर आप निकाल लेते हैं वैल्यू पूरा तो 0.4775 हो जाएगा, क्यू बाई जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, जेड का वैल्यू अगर 0.25 पुट करते हैं तो आपका सिग्मा जेड का वैल्यू इतना आ जाता है, मतलब मोर देन क्यू आ जाएगा। 0.5 होगा तो मोर देन क्यू 1.91 क्यू आएगा। 0.75 पुट करिएगा तो 0.84 क्यू आएगा, मतलब 16% रिडक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 0.4775 क्यू होगा, मतलब 52.25% रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए 2 टाइप का फिटिंग होता है, एक होता है आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग, एक होता है आपका रिजिड फुटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो डिफ्लेक्शन होता है वो नॉन लीनियर होता है और प्रेशर जो होता है वो लीनियर होता है। और रिजिड फुटिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा वो लीनियर होगा और प्रेशर क्या होगा,
नॉन लीनियर होगा। रिजिड फुटिंग में अगर आप क्या करते हैं, अगर लोड लगाते हैं तो डायरेक्टली जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। और अगर आपका फ्लेक्सिबल फुटिंग होता है तो जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो आपका नॉन लीनियर होता है, जबकि प्रेशर जो होता है वो लीनियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, कंसोलिडेशन चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट में हम सॉइल मैकेनिक्स का कंसोलिडेशन देखेंगे और बाकी आएगा जो है आएगा सीरीज देखेंगे, ठीक है।